नमस्कार। इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप लेकर के हाजिर हूं मैं मानसी आपके साथ सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहले बात सनातन धर्म पर हो रही राजनीति की। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को चेन्नई के रहने वाले एक वकील ने दायर किया है। डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। इसके बाद डीएम के सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी। चेन्नई के वकील ने अपनी याचिका में उदयनिधि और ए राजा पर एफआईआर करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि डीएम के नेताओं को ऐसे बयान देने से रोका जाए। साथ ही तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि इस बात की जांच हो कि कहीं इस तरह के लोगों को सीमा पार से आ रही फंडिंग तो नहीं मिल रही है। इन नेताओं के कहीं एलटीटीई से संबंध तो नहीं, इसकी भी जांच हो। पीएम मोदी ने गुरुवार यानी 14 सितंबर 2023 को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के बीना में यह कहा कि एक तरफ भारत ने G20 का आयोजन किया, पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ, वहीं एक तरफ घमंडिया इंडी गठबंधन है जो अभी भ्रम में है, क्योंकि ना इसका नेता तय है ना इसका नेतृत्व तय है। ये हारे हुए लोगों का गठबंधन है। मुंबई में इन्होंने एक छुपा हुआ एजेंडा तैयार किया है। वो एजेंडा है सनातन की बदनामी और उसकी बर्बादी। दूसरी अहम पॉलिटिकल अपडेट जुड़ी है संसद के विशेष सत्र से। 18 से 22 सितंबर तक होगा संसद का विशेष सत्र और आखिरकार संसद के विशेष सत्र को लेकर बुधवार 9 सितंबर को एजेंडा सामने आ गया। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने बुधवार को जारी एक बुलेटिन में बताया कि विशेष सत्र का एजेंडा आखिर क्या होने वाला है। संसद के स्पेशल सेशन में आजादी के 75 साल 75 ईयर्स पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। एजेंडे में 4 बिलों का भी जिक्र है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। इन 4 बिलों में वो कंट्रोवर्शियल बिल भी शामिल है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का प्रावधान है। इन 3 सदस्यों में पीएम, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में चीफ जस्टिस यानी सीजेआई का नाम शामिल होने की बात थी, लेकिन नए बिल में सीजेआई को शामिल नहीं करने को लेकर विपक्ष हमलावर है। बहरहाल एजेंडा जारी होने के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि सदन में हमेशा की तरह आखिरी पल में नए मुद्दे आने को तैयार हैं। पर्दे के पीछे कुछ और है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन सीईसी बिल का डटकर विरोध करेगी। आपको बता दें कि सरकार संसद की बैठक से एक दिन पहले बुलेटिन जारी कर सत्र के एजेंडे की सूचना देती है। बैठक वाले दिन सुबह एजेंडे को बदला भी जा सकता है। सरकार कभी भी एजेंडे में बदलाव कर सकती है। तीसरे पॉलिटिकल अपडेट में बात करेंगे हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारी की। पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। यही कारण है कि गौरक्षर मोनू मानेसर और इसके बाद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि उनके पास विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कांग्रेस विधायक की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत थे। हालांकि मामन खान का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपनी अग्रिम जमानत में कांग्रेस विधायक ने कहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो 26 जुलाई से 1 अगस्त तक गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर थे। दरअसल मामन खान ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी। उनकी याचिका पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। विधायक मामन की तरफ से कहा गया कि जब ये घटना हुई थी तब वो इस इलाके में थे ही नहीं, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके पास मामन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। और इस हफ्ते की आखिरी पॉलिटिकल अपडेट में बात करेंगे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की भ्रष्टाचार के आरोपों पर हुई गिरफ्तारी की। नायडू को धारा 120 आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी और 465 जालसाजी सहित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
आंध्र प्रदेश सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं। क्या है आखिर कौशल विकास निगम घोटाला, चलिए आपको बता देते हैं। राज्य कौशल विकास निगम की स्थापना 2016 में आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाने पर केंद्रित थी। इसमें 3,300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसी को लेकर एपीसीआईडी ने मार्च में 3,300 करोड़ के कथित घोटाले की जांच शुरू करी। इसकी जांच भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी आईआरटीएस के पूर्व अधिकारी अर्चा श्रीकांत को जारी किए गए नोटिस के बाद शुरू की गई। बता दें कि अर्चा श्रीकांत 2016 में एपीएसएसडीसी के सीईओ थे। इस योजना के तहत उद्योगों में काम करने के लिए युवाओं को जरूरी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना था। इसकी जिम्मेदारी एक कंपनी सीमेंस को सौंपी गई थी। इस योजना के लिए कुल 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे और तत्कालीन नायडू सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार 10% यानी कुल 370 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बाकी के 90% खर्च कौशल विकास प्रशिक्षण देने वाली कंपनी सीमेंस करेगी। आरोप है कि नायडू सरकार ने योजना में किए जाने वाली रकम 371 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया। साथ ही पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को भी नष्ट कर दिया गया। नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने खतरे की आशंका का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को घर में हिरासत में रखने के लिए सोमवार को एक याचिका दायर की थी। नायडू को कई साल से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। एनएसजी के कमांडो हमेशा उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की नजरबंदी की याचिका खारिज कर दी और साथ में यह भी कहा कि वो जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे क्योंकि घर में नजरबंद रहने के दौरान उन्हें Z+ सिक्योरिटी प्रदान नहीं की जा सकती। तो यह था इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ।